सकते हैं इसको नॉर्दर्न प्लेन है ये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से क्रॉपिंग और आपको सब कुछ दिख सकता है, बहुत अच्छा तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नदियाँ आपके नॉर्थर्न माउंटेन से उत्तरी पर्वतीय हिमालय क्षेत्रों से आती हैं वो इन्वॉल्व में जुड़ी हुई हैं डिपोजिशनल वर्क में। डिपोजिशनल मीन्स जमा करने में। क्या जमा करने में? तो इस लैंड फॉर्म को जो नॉर्दर्न प्लेन से उसको फर्टाइल बनाने में, क्योंकि आपको पता है कि नदियाँ अपने साथ ढेर सारे फर्टाइल और बहुत सारे चीज़ों को लेकर अपने साथ फ्लो होती हैं और वो कहीं जाके डिपॉजिट करती हैं। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही आके उसे डिपॉजिट कर देती हैं। यहाँ पर आके उनकी वेलोसिटी जो है वो स्लो हो जाती है और इस जगह पे स्टोर होने लगती है। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप। यदि बात करें हमारे नीचे के हिस्सों की, हमारे लैंड फॉर्म्स की, तो काफ़ी धीमा स्लोप है, यहाँ पे ढाल है, कम ढाल है, तो द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। इसलिए यहाँ पर नदियों की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। तो इस वजह से जो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है, आइलैंड, नदियों के द्वारा बनाए गए आइलैंड, द्वीपों के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें अपने नॉर्दर्न प्लेन की तो ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। इसको 3 भागों में बांटा गया है। द वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी का हिस्सा, द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो उत्तरी का समतल भाग है रिफर टू एज पंजाब प्लेन्स, और उसे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो यदि जो बात करें हम अपने नॉर्दर्न प्लेन की तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक वेस्टर्न, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन जिसे पंजाब की भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जो इंड्यूस और इसकी ट्रिब्यूटरी के साथ बनी हुई हैं। और जो पंजाब का अभी हमने कुछ समय पहले बताया अधिकतर हिस्सा जो है वो हमारा पाकिस्तान में ही आता है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, वही जो लिखा हुआ है अधिकतर हिस्सा। द इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंदुस नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम और चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी जो है हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोब्स। तो यह जो हिस्सा है इस हिमालय का जहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज और जो ये नदियाँ हैं जैसे कि इंदुस और जो भी यहाँ की ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो उसे दौब कहते हैं। दौब क्या होता है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है। दौब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला दौ मीनिंग ऑफ 2 जिसका मतलब 2 होता है, एंड एब मीनिंग होता है वाटर। तो यानी 2 नदियों के बीच बसा हुआ जो द्वीपीय क्षेत्र है उसे ही दौब कहते हैं। और ठीक इसी तरह से पंजाब को भी वहाँ पे 5 नदियाँ जाती हैं, 5 नदियों के बीच में बसा है इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। पंज मीनिंग 5 एंड एब मीनिंग्स वाटर। 5 नदियों का जो द्वीप है उसे पंजाब कहते हैं। तो इस तरह से हमें याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ तरफ चलते हैं। द गंगा प्लेन स्टैंड बिटवीन घाघर एंड तिस्टा रिवर। जो हमारा जो गंगा का प्लेन है, जो हमारे गंगा नदी का जो विस्तार है उसके जो लैंड एरिया है वो जो है घाघर और तिस्टा नदियों में के बीच में है। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यदि बात करें गंगा प्लेन के जो स्टैंड्स है तो यह घाघर और तीस्ता नदियों के बीच में है, और साथ ही साथ यह हमारे राज्यों में जैसे उत्तर भारत में और हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूर्व के हिस्सों में यह बहती हुई पाई जाती है। पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा का जो मैदानी एरिया है वो जो है आसाम में फैला हुआ है, आसाम में आता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। जो हमारा उत्तर का मैदानी भाग है यदि उसको सामान्यतः समझे तो काफ़ी फ्लैट लैंड है, और क्या कहते हैं कि उसमें कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है, जबकि इट इज़ नॉट ट्रू, यह बिल्कुल सही नहीं है। यानी यदि हम कहें कि जो हमारा उत्तर का जो प्लेन है, प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन मीन्स होता है कि समतल, तो क्या समतल फ्लैट लैंड है और कोई विभिन्नता नहीं है इसके रिलीफ में, तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि हमें फिर भी कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। तो ये जो चौड़े समतली मैदान है इसमें भी हमें कई जगह पे डिफरेंस या विभाजन के रूप में अलग अलग फीचर्स, रिलीफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। यदि वेरिएशन की बात करें तो ये रिलीफ फीचर्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो हमारे उत्तर के जो ये समतली मैदान है जिसे नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं इसको 4 भागों में बांटा गया है।
पहला है द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स। तो शिवालिक्स यानी हमारे हिमालय का जो आउटर रेंज है, वहाँ से यदि बात करें हम तो जो नदियाँ हैं वो वहाँ से अपने साथ डिपॉजिट पेबल यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपने साथ अपने नैरो बेल्ट में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई के साथ फैली हुई ढाल पे देखने को मिल जाती है। इट इज़ नोन एज भाबर और इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन भाबर बेल्ट। और बात करें इन नदियों की जो अभी बहती हुई आ रही थी, तो इस भाबर बेल्ट में ये नदियाँ जो है गायब हो जाती हैं। और गायब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पत्थर के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे इस क्षेत्र में, उसके नीचे से नदी बह के चली जाती है और हमें ऊपर से देखने में पता चलता है कि यहाँ पर पानी नहीं है। अभी हम आपको कुछ फिगर दिखाएंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके दक्षिण में, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट ए वेट सुमैपी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। और यदि बात करें हम थोड़ा आगे चल के या बात करें इसके साउथ डायरेक्शन साउथ जोन में, तो वहाँ पे जो ये नदियाँ हैं जो अभी विलुप्त हो गई थी भाबर में, या फिर से रिमर्ज हो जाती हैं यानी फिर से आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और साथ ही साथ वहाँ के क्षेत्रों में क्रिएट वेट काफ़ी नमीदार गीला स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन यानी दलदल टाइप का आप कह सकते हैं क्रिएट करती हैं, जिसे तराई भी कहा जाता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड फुल रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यह जो जो यह एरिया है जिसे जहाँ पर क्या बोलते हैं इसको कि जो दक्षिण में है भाबर के, तो इस जगह जो तराई का क्षेत्र है यह काफ़ी घना है जंगलों से और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है आपको रिच मात्रा में देखने को मिल सकता है। द फॉरेस्ट्स हैव बीन cleared to create agricultural land and to settle migrants from पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और बात करें यहाँ पे जो घने जंगल हैं जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इन घने जंगलों को जो है क्लियर किया जा चुका है, साफ़ किया जा चुका है। और साथ ही साथ साफ़ करके यहाँ की लैंड को फर्टाइल है ही तो इसको एग्रीकल्चरल के रूप में बना दिया गया है। और ऐसा बनाने की स्थिति इसलिए आई क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान में, तो वहाँ पे तो वहाँ के जो माइग्रेंट्स थे जो जिनके घर नहीं होते माइग्रेंट्स, हिंदी नहीं आ रहा है, वो उन लोगों को शरणार्थियों को शरण देने के लिए वहाँ पे उन लोगों को लैंड फॉर्म जो है क्रिएट कराया गया था। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। और जो हमारा जो दुधवा नेशनल पार्क है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। तो यह जो चलिए फिगर दिखाते हैं आपको। यह जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाबर से ये नदियाँ काफ़ी स्पीड में उसके पहले आ रही होती हैं और जैसे ही ये भाबर में आती हैं तो ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं दिखाई दे रहे हैं जिनके नीचे से नदियाँ होकर गुजर जाती हैं और हमें लगता है कि यहाँ से ये गायब हो गई हैं। और साथ ही साथ कुछ ये साउथ बेल्ट में आगे जाके ये काफ़ी हमें दिखाई देती हैं। और यहाँ पर की जो फर्टाइल ये अंदर से पानी आने लगता है नदी का, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी गीला और स्वैम्पी मार्शी रीजन हो जाता है जिसे तराई भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलें तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। यदि बात करें हमारे उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इसका जो अधिकतर जो लार्जेस्ट पार्ट है, अधिकतर हिस्सा है, वो जो है पुराने एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। इट लाइज एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए ट्रेस लाइक फीचर। यदि बात करें तो यहाँ पर जो इस तरह की एलुवियम सॉयल है डिपोजिशन है यहाँ पे जब फ्लड प्लेन्स के कारण हुई है और यहाँ की नदियों के फ्लड प्लेन्स के कारण हुई है और ट्रेस टाइप के यहाँ पे फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कुरस डिपोजिट लोकली नोन एज कंकर। कैल्कुरस में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अगर इस क्षेत्र के मिट्टी की बात करें हम तो कैल्कुलस यानी कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन हमें देखने को कंकड़ मिलते हैं जिन्हें कंकड़ के नाम से भी जाना जाता है। Newer younger deposits of floodplains are called khadar. They are renewed almost every year and so fertile, thus ideal for intensive agriculture. तो अभी अब जो पहले कुछ समय पहले फिगर हमने देखा था जैसे कि ये फिगर है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि मैं यहाँ पर ये खादर है तो यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है और बाढ़ आने के कारण यहाँ का जो लैंड एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। और यदि बात करें एग्रीकल्चर की आई साइड से तो काफ़ी इंटेंसिव यानी काफ़ी अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है बन जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी हमारा जो द्वीपी पठार है 3rd नंबर पे। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है यदि उसकी बात करें हम तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स।
तो प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस यही होता है कि माउंटेन जो है ऊपर शार्प होते हैं और जो हमारा प्लेट्यू है ऊपर टेबल की तरफ फ्लैट होता है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी जो कुछ शेप है अगर हम देखें तो वो टेबल की तरह हमें देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ पुराने क्रिस्टलों के और इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक से बने हुए ये प्लेट्यू हमें देखने को मिलते हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। यदि बात करें इसके बनने की तो यह जो है ड्रिफ्ट यानी खिसकने से और टूटने से, ब्रेकिंग गोंडवाना जो लैंड था उसके टूटने और खिसकने से इसका निर्माण हुआ है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है तो इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये है आपका फिगर, आप देख सकते हैं पहले हमारा कंट्री कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटों के कारण खिसकने के ये धीरे धीरे इसका शेप और प्लेस दोनों चेंज होता गया है। ये धीरे धीरे अप डाउन होता गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये ऊपर जो एशियाटिक देख रहे हैं आप लोग, उसमें ये हमारा जो इंडिया देख रहे हैं ये काफ़ी खिसक के ऐसे प्लेटों में बदलाव होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन के कारण यह जो है चेंज होता गया है और आज इस शेप में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड द सैलो वैलीज ऑफ राउंडेड हिल्स। तो जो पठार है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह काफ़ी चौड़ा है और जो है सैलो यानी धीमी नीची वैलीज घाटियाँ और इसके चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है एरिया हमें देखने को मिल जाता है। दिस प्लेट्यू कॉन्सिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इस पठार को दो मुख्यतः भागों में यदि हम विभाजित करें तो उनके पहले नाम है द सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य की ऊंची जो लैंड एरिया मैदानी भाग है, और जो द डिक्कन प्लेट्यू यानी दक्षिण का जो पठार है। इस दो भागों में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। यदि बात करें हम जो पार्ट है हमारे पेनिनसुलर का जो वो फैला हुआ है वो नॉर्थ से नर्मदा नदी से उत्तर की दिशा में फैला हुआ है और यह कवरिंग करता है अपने साथ ढेर सारे क्षेत्रों को। कौन से किसके क्षेत्रों को? मालवा पठार के क्षेत्रों को, जिसे कि वेल नोन के रूप में उसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी फर्स्ट डिवीजन जो हमारे इस प्लेट्यू का है सेंट्रल हाईलैंड्स। और द विंध्यान रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और यदि बात करें जो विंध्यान की जो क्षेत्र है ये भी जो है सतपुरा रेंज से सतपुरा की पहाड़ियों से फैला हुआ है दक्षिण में इसके, और अरावली पर्वतों से उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में फैला हुआ है। द फर्दर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। यदि बात करें इसके एक्सटेंशन की पश्चिमी तरफ से तो उसके जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज करते हैं बालुई और पत्थरी चट्टानों से या रेगिस्तान के क्षेत्रों से, और वो रेगिस्तान आपका राजस्थान से बिलोंग करता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। यदि बात करें यहाँ पे सिंचाई के लिए जो नहरें हैं या सॉरी जो नदियाँ हैं तो वो नदियाँ हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि ये ढाल को बता रही हैं, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये बहती हैं, यानी इधर को ढाल बता रही हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोज इन द ईस्ट। यदि बात करें सेंट्रल हाईलैंड की यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वो जो अब सेंट्रल हाईलैंड से वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है पश्चिम में, लेकिन यदि पूर्व में देखें तो काफ़ी ज़्यादा पतला है। द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। तो यदि बात करें इसके पूर्वोत्तर के विस्तार की तो जो पठार है उसको वहाँ पे लोकली रूप से बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो यदि बात करें यहाँ की जो छोटा नागपुर का जो पठार है वह जो है यहाँ के पूर्वोत्तर में जो विस्तृत रूप से फैला हुआ है, यहाँ पर जो है दामोदर नदी पाई जाती है जिससे यहाँ पे सिंचाई वगैरह को यूज किया जाता है। द डिक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रिएंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। यदि बात करें दक्षिण पठार की तो यह ट्रिएंगुलर लैंड मास में फैला हुआ है और नर्मदा नदी के दक्षिण हिस्से में फैला हुआ है।
द सतपुत्रा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। यदि बात करें हम सतपुत्रा रेंज की तो यह भी जो है यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है हमें, और साथ ही साथ इसका जो सतपुत्रा नदी का जो बेस है सतपुत्रा की, वो जो है उत्तर में हमें देखने को मिल जाती है। वाइल द महादेव एंड द कश्मीर कैमूर हिल, जो अगर बात करें हम सतपुत्रा पहाड़ी के अलावा यदि बात करें हम महादेव और कैमूर जैसे पहाड़ियों की, तो यह भी जो है मैकाल की पहाड़ियों की, तो यह हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से देखने को मिल जाती है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो इसे मैप में हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं द डिक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड आल स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। यदि बात करें दक्षिण पठार की, तो ये दक्षिण पठार जो है पश्चिम की तरफ ऊंचा है और पूर्वोत्तर की तरफ जो है ढालनुमा पाया जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजुअल इन द नॉर्थ ईस्ट, और यदि विस्तार के रूप में बात करें तो जो पठार है वो जो है उत्तर पूर्व के दिशा में हमें विस्तृत रूप से फैला हुआ देखने को मिलता है। लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी अलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाहर हिल्स। यदि बात करें इसके लोकल नामों की इस प्लेट्यू के, तो वहाँ पे मेघालय के नाम से या फिर कार्बी अलोंग पठार के नाम से, या उत्तर का जो चाचर पहाड़ी है इस नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यह बात करें इसके घिरे होने की, तो यह जो है छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गैरो एंड द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। यदि बात करें इसमें इस क्षेत्र में शामिल हुई 3 पहाड़ियों की जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं, तो वह है गैरो एंड खासी एंड द जैंतिया हिल्स। तो ये है आपका फिगर, हम देख सकते हैं ये जो डिक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे जो नाथन कैरकर है, गोदावरी रिवर है और कृष्णा भी रिवर आपको देखने को मिल सकती है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू आपका यहाँ पर है, इसके चारों तरफ जो हम बात कर रहे थे घाघरा और भी बहुत सारे क्षेत्रों की, जैसे मालवा का पठार यहाँ पर है। तो आप फिगर के माध्यम से ये सब बड़े अच्छे से देख के इसको समझ सकते हैं। और मैं चलता हूँ आपको नए पैराग्राफ की तरफ लेके। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगले पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले कि जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमने देखा कि किस तरह से हमारा कंट्री जो है ग्लोब में कैसे कैसे करके ऊपर यहाँ तक आकर पहुँचा है। जो गोंडवाना के ब्रेक होने की बात हम कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो सबसे पहले जो लैंड मास था हमारे इस ग्लोब में और इस एटलस में, वो ये पूरा लैंड मास जो है एक था, यानी एक ही लैंड मास था। फिर बाद में प्लेटों में, टेक्टोनिक प्लेटों में कुछ चेंजेज आए, कुछ प्रेशर्स क्रिएट हुए, उसके कारण से ये अलग अलग विभाजन में बंट गए, और बंटने के कारण आसपास जो ये पानी का क्षेत्र है कुछ इधर उधर विस्तृत हो गया और तमाम नदियों का रूप ले लिया, सागरों का, द्वीपों का रूप ले लिया। तो ये गोंडवाना जो जो लैंड मास था वो हम उस इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था ये कभी, और उसके बाद यह जो हमारा कंट्री इंडिया ये काफ़ी झुका हुआ था पहले। उसके बाद फिर और सीधे ऊपर से प्लेटों के कारण जो बदलाव हुए हैं, आप देखे होंगे फिगर में, याद होगा आपको, वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि अभी इस समय स्ट्रेट हो गया है और इस तरह के लैंड फॉर्म क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग तरफ चलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न गेज ऑफ द डिक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। यदि बात करें हम मैप की सहायता से, तो आप देख सकते हैं फिगर में जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है और जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलरली ही मूव करते हुए हमें मैप में दिखाई देते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कॉस्ट, यानी जो पश्चिमी घाट है वो हमारा वो पश्चिमी जो तट है उसके पैरेलल ही फैला हुआ है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस ओनली, वो लगातार है और उनको पास केवल किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है, पास नहीं किया सकता उन्हें। लोकेट द थार, यदि थाल की बात करें, भोर एंड पाल घाट की बात करें इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो इस रेंज में हमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी दिया नहीं है, और यदि हम लोग थोड़ा और डिटेल्ड मैप देखेंगे इसमें और सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का दिया हो, तो हमें यहाँ पर आसानी से वो घाट से देखने को मिल सकता है। यदि बात करें पश्चिमी घाट की, तो द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, तो पश्चिमी घाट है वो काफ़ी ऊंचा है यदि पूर्वोत्तर के घाटों से तुलना करें ऊंचाई की, तो देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। यदि बात करें इनके हाइट की, तो 900 से 1600 मीटर तक इसकी हाइट है हमें देखने को मिल जाती है वेरिएशन। और पूर्वोत्तर के घाटों की बात करें तो जो हाइट है उसमें डिफरेंसेस हमें 600 से ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को 600 मीटर से ज़्यादा मिल जाता है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैलीज टू द निर्गिस इन द साउथ,
यदि बात करें इस पूर्वोत्तर घाट की तो यह जो है महानंदी की घाटियों तक फैला हुआ है और ये नीलगिरीस तक फैला हुआ है दक्षिण में। द ईस्टर्न घाट्स एंड डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसलेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेन्ड बाय इनटू बाय ऑफ बंगाल। यदि बात करें इसके पूर्वोत्तर घाट की तो ये जो है डिसकंटिन्यूटेड और असमान इरेगुलर शेप में और काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ की नदियों के साथ द्वारा यह नदियों पानी बहती हुई है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज और orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slope of the घाट। यदि बात करें हम पश्चिमी घाट पे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैन हमें देखने को फेस करने को मिल जाती है और ये जो रैन है ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हवाओं में लेकर आती है और पश्चिमी तटों पे घाटों के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हमें बारिश देखने को मिल जाती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई द डिफरेंट लोकल नेम। जो पश्चिमी घाट है हमारा वो उसमें अलग अलग लोकल नामों से उसे जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यदि बात करें पश्चिमी घाट की तो वो प्रोग्रेसिवली है यानी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा इंक्रीजेस के साथ और यह बढ़ने का जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द एनाई मुडी जिसकी हाइट जो है 2695 मीटर्स है एंड द डोडा बिट्टा जो कि 2637 मीटर्स है और महेंद्रगिरी माउंटेन प्लेटू जो कि 1501 मीटर्स है। इसकी जो है हाईएस्ट पीक है पूर्वी घाट की हाईएस्ट चोटी है। सेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। यदि बात करें सेवरी हिल्स की और जावेदी हिल्स की तो यह जो है इस पठार के साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के हिस्सों में और पश्चिमी पूर्वोत्तर के घाटों में स्थित है। यदि बात करें यहाँ पर तो एक फेमस हिल स्टेशन भी है जिसे उदंग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है लोकली रूप से और ये जो है इसे लोकल के नाम से भी फेमस नाम से भी देखा जाए तो ऊटी के नाम से या फिर कोडाई कैनल के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डिक्कन ट्रैप। यदि बात करें यहाँ की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स की इस पठार की डीपी पठार की तो यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल जो है हर एरिया में हमें देखने को मिल जाता है जिसे डिक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। यदि बात करें यहाँ पे कि यह ब्लैक सॉइल एरिया है ज़्यादातर क्यों देखने को मिलती है तो यह ड्यू टू वोल्केनिक ओरिजिन। यहाँ पर जो है जो ज्वालामुखी का ओरिजिन माना जाता है और जो साथ ही साथ जो यहाँ के रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं और साथ ही साथ ये जो रॉक्स है इग्नियस रॉक्स है एक्चुअली जो है डिनोड होके काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं यही क्या है ब्लैक सॉइल के बनने के लिए। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। यदि बात करें हम अरावली की पहाड़ियों की तो यह पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के मार्जिन्स पे हमें देखने को मिल जाता है। These are highly eroded hills and are found as broken hills। यदि बात करें इस हाइल की शेप की लुक की तो यह काफ़ी ज़्यादा इरोडेड यानी मुड़ी हुई टेढ़ी पहाड़ियों के रूप में हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ ब्रोकन हिल्स यानी टूटी फूटी हुई पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसके विस्तार की बात करें इन पहाड़ियों की अरावली की तो आपको देखने में पता चलेगा कि गुजरात से दिल्ली की तरफ दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में यह फैली हुई है। ऑलराइट तो एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मालवा का पठार है एंड यहाँ से अरावली रेंज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको ये विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस मैप को और भी ध्यान से देखिएगा काफ़ी स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है सब एक एक चीज़ें। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने डिवीज़न की तरफ। हमारा जो फोर्थ डिवीज़न है फिजिकल डिवीज़न है वो इंडियन डिजर्ट होता है। तो इंडियन डिजर्ट यानी जो हमारा रेगिस्तान एरिया है उस जगह पे तो चलिए इसको पहले रीड कर लेते हैं। द इंडियन डिजर्ट लाइज टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स यानी अरावली की जो पर्वतें हैं जो पहाड़ियाँ हैं उसके जो है पश्चिमी हमारे क्षेत्रों में जो है यह क्षेत्र जो है डिजर्ट का फैला हुआ है। फिगर में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये है अरावली रेंज। तो यहाँ से पश्चिम में ये जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसे थार भी कहा जाता है इस क्षेत्र में यह फैला हुआ है।
इट इज़ एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यदि बात करें इस जगह के प्लेन की तो आपको पता है डिजर्ट रेगिस्तान एरिया में बालू ज़्यादा पाए जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैंडी प्लेन है यानी बलुई समतल में मैदान देखने को मिलता है, और यह कवर्ड है सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीलों से यह पूरा ढका हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 पर ईयर। यदि बात करें यहाँ पर बारिश की तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। 150 यदि पूरे वर्ष भर की औसतन वर्षा की अनुपात को लगाएं तो 150 के आसपास की बारिश होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। तो जब बारिश ही नहीं होगी तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड है, काफ़ी कड़ा है यानी असहने योग्य है, और साथ ही साथ जो यहाँ की वेजिटेशन है वो काफ़ी लो है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो और यहाँ पर जो नदियों की छोटी छोटी धाराएं हमें देखने को मिलती है वो भी केवल हमें रेनी सीजन में देखने को मिलती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और जब से ये बरसात का मौसम यहाँ पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है, तो फिर ये छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो गायब हो जाती हैं, और इस तरह से क्योंकि ज़्यादा उनके पास पानी नहीं होता है और बालू के कारण वो उसमें सूख जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में यानी इंडियन डिजर्ट में यदि रिवर की बात करें तो केवल एक ही रिवर हमें देखने को मिल जाती है इन द 12 मंथ्स, और उसका नाम है लूनी। कुछ इस तरह से आप लोगों को फिगर में देखने को मिल सकता है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ये पूरा रेगिस्तान यानी सैंड चारों तरफ फैला हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वुमेंस को वाटर कैरी करते हुए, क्योंकि पानी की समस्या होती है यहाँ पे। बार चेंस यानी कि एक क्रीसेंट शेप होता है बालू की टीलों का, इससे जो है कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। यदि बात करें हम ये जो ब्रांचे जो बरचांस है का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैंड ड्यून्स से यानी क्रीसेंट शेप के आकार के जो ड्यून्स हैं यहाँ पर टीले हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई तक फैले हुए ढका हुआ है, और यह रूप जो है इसका जो है वह काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पे, यानी जो इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बारचैंस। यदि आप जैसलमेर जाते हैं कभी तो आपको इस बारचैन के ग्रुप को, जो कि टीले काफ़ी अलग प्रकार के देखने को होते हैं, ऐसे ग्रुपों को आपको देखने जाना चाहिए। तो ओके, तो ये थर्ड डिजिट हमारा रेगिस्तान यानी इंडियन डिजिट इतना ही था, और नेक्स्ट हमारा जो डिवीज़न है फिजिकल डिवीज़न वो है कोस्टल प्लेन का। तो चलिए इससे पहले देख लेते हैं। जो कोस्टल प्लेन है आप लोग देख सकते हैं फिगर के माध्यम से दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ की प्लेन काफ़ी फर्टाइल होगी। चलिए इसको पहले रीड कर लेते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेचेस ऑफ नैरो कोस्टल ट्रीप्स। यदि बात करें हम पेनिसुलर प्लेट्यू की तो जो दक्षिण का पठार है या जो हमारा द्वीपीय पठार है उस जगह के जो उसके जो विस्तार है उसका जो है वो पतले जोन में तटीय क्षेत्रों पे यानी कोस्टल प्लेनों में फैला हुआ है, और रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। और यदि बात करें दोनों साइड में हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू की तो अरबियन सी की तरफ पश्चिम में, और यदि बात करें पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी की तरफ उसके सिमिलर ही फैला हुआ है। एक बार फिगर देख लेते हैं फिर रीड करते हैं। तो ये फिगर है हमारे कंट्री का, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये तटीय क्षेत्र है हमारे कोस्टल प्लेन है ये इस तरफ से जो हमारा जो ये दिक्कन का प्लेट्यू है या फिर जो हमारा ये प्लेट्यू रीजन्स है इसके ही पैरेलल एकदम इस तरह से फैले हुए हैं, और साथ ही साथ इधर जो ईस्ट डायरेक्शन में यदि हम देखें तो ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है इसके पैरेलल में ये सभी फैले हुए हैं जो हमारे कोस्टल तट हैं, जैसे कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे मालवार कोस्ट दिया हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज़ नैरो प्लेन। यदि बात करें हम इसके पश्चिमी तट की तो यह सैंडविच्ड है यानी बालू से भरा हुआ है, और पश्चिमी घाट जो है अरबियन सी के बीचों बीच में है और काफ़ी नैरो प्लेन है यानी पतला समतल भाग देखने को मिलता है हमें। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसे 3 भागों में हम डिवीजन करके समझ सकते हैं। एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोणग। इसके जो पूर्व उत्तरी क्षेत्र है इस तट का हमारे वो जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है, जिसे मुंबई और गोवा इसके आसपास के जो तट हैं नाम है लोकली। एंड द सेंट्रल स्ट्रेचेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, और साथ ही साथ जो इसका मध्य का जो भाग है इस तट का वो कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है। और जबकि तीसरा जो भाग इसको डिवीजन किया गया वो है साउदर्न स्ट्रेचेज रिफर्ड एज टू मालबार कोस्ट, और जो दक्षिणी की तरफ इसको डिवाइड किया गया उसको मालबार कोस्ट कहते हैं।
द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। यदि बात करें हम उस प्लेन की जो पश्चिम बंगाल की तरफ है, ये जो कोस्टल प्लेन है, तो वह जो है काफ़ी चौड़ा और लेवल इसका जो है काफ़ी चौड़ा है। इन द नॉर्थन पार्ट, यदि उत्तरी भाग में बात करें हम, तो इट इज़ रिफर्ड टू द नॉर्दर्न कैरकर वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो करकर के नाम से, और जो इसका दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग अभी मैप में देख चुके हैं। लार्ज रिवर्स यहाँ पर बड़ी नदियों के रूप में देखें तो सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। यदि बड़ी नदियों की बात करें यहाँ पे, विशाल नदियों की, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे इन तटों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यदि बात करें हम यहाँ पे झील की, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यहाँ पे एक झील है, जिसे चिल्का झील भी कहते हैं। इसके पूर्वी तटों के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यदि बात करें हम चिल्का लेक की खासियत की, तो ये सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्र है ऐसा जहाँ पे हमें साल्ट वाटर हमें देखने को मिलता है। ये जो लेक है वो साल्ट वाटर का लेक माना जाता है, और यह उड़ीसा के राज्य में और महानदी डेल्टा के दक्षिण के हिस्सों में स्थित है। लास्ट हमारा जो फिजिकल डिवीज़न है वो है आइलैंड का। तो चलिए इसे भी रीड कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ चुका है, हम लोग देख चुके हैं कि जो भारत है हमारा, जो इंडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट यानी चौड़ा मेनलैंड के रूप में है। और बिसाइड दिस, इसके अलावा भी द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। और जो हमारा देश है इसके पास दो आइसलैंड के ग्रुप हैं। और इन आइलैंड के ग्रुप को क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक लक्षद्वीप आइलैंड है और दूसरा निकोबार आइलैंड, तो अंडमान आइलैंड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। जो हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड है वो मालबार कोस्ट यानी केरला के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक फैला हुआ है। और इस ग्रुप आइलैंड में स्मॉल कोरल यानी कोरल टाइप के यहाँ पे जो आइलैंड, जो यहाँ पे कोरल एक जीव होता है, यहाँ की समुद्री जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। अर्लियर दे वेयर नोन एज लोकेडिव, मैनिकॉय एंड एमिनडिव। और पहले वो इन जगहों को लोकेडिव के नाम से और मैनिकॉय और एमिनडिव के नाम से भी जाना जाता था। इन 1973, यदि 1973 में अगर हम जाएं और बात करें, तो दीज वेयर नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो इसका नाम जाके लक्षद्वीप पड़ा। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके पूरे विस्तार की बात करें इस लक्षद्वीप आइलैंड की, तो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और कावारत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये जो है यूनियन टेरिटरीज में आता है, और इसका जो हेड क्वार्टर्स है प्रशासनिक तौर पे जो है वो कावारत्ती में स्थित है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यदि बात करें यहाँ पे फ्लोरा और फोना की, तो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने विभिन्नता हमें इस आइलैंड पे देखने को मिल जाती है। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। यदि बात करें यहाँ इस आइलैंड की, जो पिट्टी आइलैंड है, तो वहाँ पर जो है वो अभी भी अनहेबिटेड है, यानी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर है, और जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यहाँ पर है, जो कि बे ऑफ बंगाल से उत्तर और दक्षिण के डायरेक्शन में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नाउ यू सी द इनलैगेटेड चैन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यदि हम देखें कि पश्चिम जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से जो एक्सटेंडिंग होकर जो उत्तर की दक्षिण की तरफ जो है फैलता हुआ ये हमें देखने को मिला है, तो वो है दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वो जो है द्वीप है जो उसे अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर और न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। यदि बात करें इसकी साइज़ की, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा इसके, अगर यहाँ के लिविंग स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस और स्कैटर्ड रूप से हमें देखने को मिलता है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो अगर बात करें हम इस आइलैंड को, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिगर साइज है, तो इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया है। एक अंडमान के रूप में जो कि उत्तर भाग में है, एंड द निकोबार जो कि साउथ में है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन इवेलेट पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। यदि बात करें, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो आइलैंड है ये जो है इवेलेट पोर्शन है हमारे सबमरीन पर्वतों के लिए।
दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री। यदि बात करें हम इस आइलैंड के ग्रुप समूहों की तो जो है हमारे देश के लिए इस अंडमान निकोबार आइलैंड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए हो जाती है। दिस इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप। यदि बात करें इस ग्रुप में विभिन्नताओं की और साथ ही बात करें फ्लोरा फौना की तो हमें अधिकतर बड़े पैमाने पर विभिन्नता देखने को मिलती है। These island lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। यदि बात करें यहाँ के क्लाइमेट की तो ये इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है अगर हम एटलस में देखें तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट का डिप्रेशन है वो ज़्यादा हमें घना हमें देखने को मिलता है। और बात करें वेल्केनो की तो इंडियाज़ ओनली एक्टिव वेल्केनो इज फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यदि बात करें हम अपने वेल्केनो की तो एक एक्टिव वेल्केनो है अभी भी जो कि अंडमान और निकोबार ग्रुप आइलैंड में हमें देखने को मिलता है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट साइकोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। जो हम लोगों ने अभी विस्तृत रूप अपने इस फिजियोग्राफिक का अलग अलग इकाइयों में अलग अलग हाईलाइट्स देखा, हम लोगों ने यूनिक फीचर्स को देखा प्रत्येक क्षेत्रों का। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट यह साफ हो जाता है कि ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड द मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो यह निश्चित हो जाता है अलग अलग डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ें जो इतना उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रीच है प्राकृतिक स्रोतों की अपेक्षा अगर देखें तो, और हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीमेंट क्षेत्र के रूप में बनाता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। यदि बात करें हम पर्वतों की तो यह जो है मुख्य स्रोत है हमारे देश में पानी का और जंगलों के स्वास्थ्य का यानी पेड़ पौधों के उगने का। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। यदि बात करें अपने उत्तरी के मैदानी भागों की तो ये जो है ग्रैनरीज यानी उत्पादन अनाजों का माना जाता है, खाद्यान्न माना जाता है। दे प्रोवाइड, क्योंकि आप जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे नदियाँ जो है अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट और मटेरियल लेकर आती हैं जो लैंड को फर्टाइल बना देती हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और जो है ये हमें क्या है प्रोवाइड कराती हैं एक आधार सिविलाइजेशन की, सभ्यता की। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country। यदि बात करें पठार की तो पठार भी एक संग्रहण घर की तरह माना जाता है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। यानी पठार पे मिनरल्स के खाद्यान्न पाए जाते हैं अधिक मात्रा में जो कि हमारे देश के लिए या इंडस्ट्री के क्षेत्रों के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और यदि बात करें हम कोस्टल रीजन के तटीय क्षेत्रों के खासियत की या फिर आइलैंड के ग्रुप की तो ये हमें ऐसा साइट्स जगह देता है जहाँ से हम फिशिंग और साथ ही साथ पोर्ट की एक्टिविटीज यानी बंदरगाहों की जो कार्यशैलियाँ हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं। Thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो डाइवर्जन है हमारे फिजिकल फीचर का, लैंड का या सॉइल का या किसी भी जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो सभी जो है इमेंस फ्यूचर रखता है, इमेंस रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हमारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो इमेंस रखता है तो हमें इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन जो कि पंजाब एरिया में आता है जिसमें कि जो पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान के लोगों को शरणार्थी देने के लिए वहाँ पे उनके रहने के लिए वहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया था। तो इस तरह से हमें उस तरह के नुकसानों को हमें भरपाई करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे जिससे कि हमारी जो फ्यूचर में ग्रोथ की या डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमेशा बनी रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये लेसन समाप्त हो जाता है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। और एसएसटी के लिए सबसे ज़्यादा मैं इजी टिप्स मैं ये बताऊं कि आपको एसएसटी में अगर मार्क्स गेन करने हैं, यदि आपको थ्योरीज क्लियर करने हैं तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि पहले आप बिना देखे ही
तो आपको पहले एसएसटी को किसी भी लेसन को 2 से 3 बार पहले रीड कर लीजिए और हो सके तो खुद से उसका एक्सप्लेनेशन करिए, खुद से गलत सही करिए, आपको कुछ तो करने आएगा। उसके बाद फिर आप बेहतर कर पाएंगे, मुझे पता है। और उसके बाद फिर आप वीडियोस देखिए इस पे जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद फिर उसको समझिए ध्यान से कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे थे। उसके बाद फिर जब आप वीडियोस देख लें, आपको ठीक से समझ में आ जाए, 2 से 3 बार वीडियोस को ब्रेक करके देखिए, काफ़ी लॉन्ग वीडियोज है, तो ऐसा करके देखने से आपको अच्छे से थ्योरी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप 1-2 दिन बाद उसी लेसन को एक बार फिर से खुद से रीड कीजिए और उसको फिर अपने से ही उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप जो 2 दिन 3 दिन पहले पढ़े थे वो सारी बातें आपको आज जो आप वीडियो में देखे थे, जो एक्सप्लेनेशन समझे थे, वो सब अपने आप आपको आ रही हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन से भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी थ्योरीज तैयार हो जाएगी। फिर आपकी थ्योरी तैयार है तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बड़े आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, बी ए प्रॉपर स्टूडेंट इन लाइफ, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।